चलो स्टार्ट करें क्लास। ठीक है, सभी लोग सीयूटी के लिए यहाँ पर आए हैं और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स के बारे में कुछ आइडिया है आपको, क्या सिलेबस है, किस प्रकार से रहेगा। राइट, तो चलिए हम लोग पहला हमारा यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग यहाँ पर मेनली 2 चैप्टर्स में स्टडी करने वाले। राइट, तो हमारा जो सबसे पहला हम लोग जो चैप्टर स्टडी करेंगे दैट विल बी आवर चैप्टर 1 विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। राइट, और इसमें हमारे जो जो टॉपिक्स है वो हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयर कंजर्वेशन, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ये सारे आपने 12th में पढ़े होंगे, सारे याद होंगे आपको। ठीक है ना, टॉपिक्स याद है। राइट, फिर यहाँ पर कूलम्स लॉ में हमारा आता है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट, और फिर हम लोग इसमें देखते हैं आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अगर आपको याद होगा कि यहाँ पर हम लोग अल्टीमेटली गॉस लॉ के बारे में पढ़ते हैं। राइट, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और इसी की फिर हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं दैट इज फॉर ए इनफाइनाइट प्लेन शीट, इसकी कुछ r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और अगर हमारे पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है उससे उसके अंदर में उसके सरफेस के ऊपर और उसके बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं 12th में, और यही हमारा सीयूटी का सिलेबस भी है। यानी कि पूरा का पूरा आपका कैसा है, एनसीईआरटी बेस्ड है। राइट, तो ये हमारा चैप्टर 1 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग हमारे टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 2 चैप्टर्स है। राइट दुर्गेश, समझ में आ रहा है आपको? तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो इसके बारे में जब हम लोग हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये दोनों चैप्टर्स कौन से टॉपिक में आ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ में आता है? राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसमें देखिएगा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका, ठहरा हुआ, और इलेक्ट्रो यानी कि हम लोग यहाँ पर चार्जेस के बारे में, फील्ड्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। राइट, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग जब इसके बारे में पढ़ेंगे ये रहेगा हमारा जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और इसमें हमारा जो सबसे पहले बात करेंगे वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। तो यहां पर सब लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिएगा, थोड़ी स्पीड रखिएगा, सभी लोग कॉपी निकालिएगा अपनी। तनु कॉपी निकालो, कहाँ है आपकी, लाए नहीं? कुछ पेजेस वगैरह, ब्लैंक पेजेस वगैरह लो उनसे। राइट, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्ज ये हमारी कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज ए फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी भी 2 तरह की होती है, एक होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपने क्या पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है? कोई बोल रहा है वेक्टर, कोई बोल रहा है स्केलर, क्या है मात्रा? स्केलर की ज्यादा है या वेक्टर की ज्यादा है, बताओ, स्केलर या वेक्टर? ये है हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। राइट, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, यानी कि उसकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप डिफाइन करते हो कि स्केलर है कि वेक्टर है, तो किस प्रकार बताते हो कि आप स्केलर है या फिर वेक्टर है? मैग्नीट्यूड दोनों में ही होता है, ठीक है ना, चाहे वेक्टर हो या फिर स्केलर हो। लेकिन स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती है और वेक्टर में डायरेक्शन होती है। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी है जिनमें डायरेक्शन होती है फिर भी, ठीक है, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहां पर एक और पॉइंट होता है जो इसको डिस्टिंग्विश करता है, वो ये होता है कि यहां पर ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इनको जो एडिशन का प्रोसेस है वो कौन सा है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हमारी अलजेब्रिकली ऐड होती है। राइट, इसको नॉर्मली ऐड किया जा सकता है, लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करने के लिए हम लोग स्पेशल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करते हैं, दैट इज ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट, अगर आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारी कैसी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो हमारे कितने प्रकार के। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस इन नेचर कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर पहला वाला क्या हो गया हमारा,
नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में या फिर प्रोटॉन में, किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, राइट। सो वी कैन से आवर नेगेटिव चार्ज इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड चार्ज दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, प्रोटॉन में होता है। वेरी गुड, तो ये हमारा प्रोटॉन में होता है। अब बात कर लेते हैं इसके नेचर की, राइट। नेचर यानी कि अगर हमारे पास में दो प्रकार के चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कि क्या हो गया, इनका नेचर ऑपोजिट नेचर हो गया। और ऑपोजिट नेचर आपस में अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट और सिमिलर चार्जेस रहे तो रिपेल करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर नेचर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑपोजिट चार्जेस क्या होगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। सो वी कैन से दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। और सेकेंडली फॉर सिमिलर चार्जेस हम लोग कह सकते हैं कि इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। सो सिमिलर चार्जेस रिपेल। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की, राइट। तो यूनिट आपने पढ़ा होगा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो चार्ज की एसआई यूनिट आपने क्या सुनी है, कूलाम होती है, राइट। सो वी कैन से इट्स एसआई यूनिट इज कूलाम। और वहीं इसकी सीजीएस यूनिट की अगर बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलाम होती है। वेरी गुड, सभी लोग नोट डाउन कर रहे हैं ना, साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा, राइट। नोट डाउन करते रहिए, थोड़ी स्पीड रखिएगा। क्या आगे बात करते हैं हम लोग कि यहां पर जो हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ रहे हैं दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस एक सिंगल चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है, राइट। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन दैट इज E इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम। और एक कूलम जो है उसको हम लोग स्टेट कूलम और या फिर EMU में बात करें तो 1 कूलम इज इक्वल टू हाउ मच ESU या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू दी पावर 9 ESU, राइट। ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। और यही हमारी सीजीएस यूनिट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट कूलम भी होती है, राइट। और वहीं अगर इसको दूसरी यूनिट में ये होता है हमारे पास में 1/10 EMU, राइट। इतना समझ में आया, नोट डाउन किया, राइट। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, फटाफट नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्जेस की तीन प्रॉपर्टी होती है। पहली है एडिटिविटी।
एडिटिविटी का मतलब ये है कि जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो चार्ज है वो कैसा है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसीलिए इसको हम लोग अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। चार्जेस को कैसे कर सकते हैं हम लोग, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में सिस्टम में n नंबर ऑफ चार्जेस है तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टिल Qn हो जाएगा। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि चार्ज को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि चार्ज के क्रिएशन की, इसको क्रिएट किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है। फिर बात करते हैं इसकी डिस्ट्रक्शन की, कि चार्ज को अगर हम लोग डिस्ट्रॉय करना चाहें तो क्या ये डिस्ट्रॉय हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, राइट। तो फिर क्या हो सकता है, सिंपली ये आपका, अगर हमारे पास में एक बॉडी है तो यहां से एक बॉडी से सिंपली ये दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिंपली ट्रांसफर किया जा सकता है। और चार्ज जो आपका ट्रांसफर होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होता है या फिर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है। हमेशा ही याद रखिएगा, चार्ज जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वहां पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, ना कि प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होते। जो ट्रांसफर होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर पार्टिकल्स एंड दे कैन बी वेरी इजीली डिटैच्ड फ्रॉम देयर एटम्स, राइट। तो यानी कि अगर कोई बॉडी में नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, उसके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर कोई बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है, राइट। तो यहां पर अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि एक बॉडी, राइट, यहां पर दो बॉडीज मान लीजिएगा, उनको हमने रबिंग किया, पहले दोनों न्यूट्रल थी, रब करने के बाद में एक आपकी नेगेटिव चार्ज हुई, दूसरी आपकी पॉजिटिव चार्ज हुई, तो क्या इनका मास का चेंज होगा, इनका मास का चेंज होगा। हाँ, एक बॉडी, दो बॉडी को आपस में हमने रब किया, एक आपकी नेगेटिव चार्ज होगी, दूसरी आपकी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या इन दोनों बॉडीज में इंडिविजुअली मास का बदलाव आया, नो, यस। बाकी आप लोग क्या कह रहे हो, नो, क्या होगा, 50-50 ऑप्शन चल रहा है, राइट। इनफैक्ट मास का चेंज होगा। कारण क्या है, क्योंकि हमारे बॉडीज में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। इलेक्ट्रॉन्स में मास होता है कि नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है ना, राइट। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो मास भी तो ट्रांसफर हुआ है। हालांकि ओवरऑल बॉडी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ट्रांसफर हुआ है, लेकिन मास ट्रांसफर तो हुआ है ना। इसीलिए जब दो बॉडीज को हम लोग रब करते हैं और उनमें चार्जेस डेवलप होते हैं, एक आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी और दूसरी आपकी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो इनमें मास का ट्रांसफर या फिर मास का चेंज होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो यहां पर अब आपसे एक और सवाल इसमें पूछ लिया जाए कि अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज हुई है तो उसका पहले वाले मास के कंपैरिजन में इसका मास बढ़ा है या फिर घटा है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए तो इसका मास बढ़ा है। और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी उसका मास कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई। तो चार्ज ट्रांसफर होते हैं और चार्ज ट्रांसफर होने में से कौन सा चार्ज ट्रांसफर होता है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। ये चीज क्लियर है सभी को। चलिए, तो दो प्रॉपर्टी हमने स्टडी कर ली। अगली प्रॉपर्टी है इसकी क्वांटाइजेशन, राइट। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको हम लोग एक इसकी सिंपलेस्ट क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पर अगर मैं बात करूं 100 रुपए की, लेकिन मार्केट में जो मिनिमम रुपए की वैल्यू है, अगर हम लोग पेटीएम और फोन पे ना करें तो, क्योंकि उसमें तो 0.2 भी चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन हार्ड मनी में हमारे पास सिंपलेस्ट मनी कितना है, 1 रुपया है, 50 पैसे चलना बंद हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 100 रुपए में कितने 1 रुपए के सिक्के हैं, 100 सिक्के हैं, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, यानी कि 100 रुपए बनाने के लिए इसकी मिनिमम क्वांटिटी कितनी लग रही है, 1 रुपया लग रहा है ना। एक रुपया करते करते ऐसे 100 बार जोड़ोगे तो आपका 100 रुपये होगा। तो यहां पर मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, 1 रुपया। उसी तरह से चार्ज के लिए भी हमारा जो सिंपलेस्ट या फिर बेसिक चार्ज है वो भी डिफाइन किया गया है, और वो कितना है, चार्ज होने इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन,
क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है, लेकिन इनके चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यानी कि वो 1 रुपया किसके बराबर है यहाँ पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन, और वो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। समझ में आया, राइट। यानी कि चाहे कितना भी बड़ा चार्ज हो उसको हम लोग सिंपलेस्ट चार्ज के मल्टीपल्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 100 रुपया इज इक्वल टू 100 इंटू 1 रुपया, ठीक है, 100 इंटू 1 रुपया, तो 100 यहां पर क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और 1 रुपया क्या हो गया, इसकी यूनिट हो गई, राइट। समझ में आया। इसी तरह से चार्ज को भी हम लोग इसके सिंपलेस्ट या फिर बेसिक चार्ज के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज इक्वल टू n इंटू ई। समझ में ही आई ये चीज, राइट। अच्छे से इसे बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन लेते हैं इसे। देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्जेस। यानी कि हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें कितने चार्ज है, 5 चार्जेस हैं, और वो चार्जेस कौन से हैं, +1 +2 -3 +4 और -5 इन सम आर्बिट्रेरी यूनिट। आर्बिट्रेरी यानी कोई अननोन यूनिट है जिसमें हमारे पास इस तरीके के चार्जेस हैं। तो टोटल चार्ज सिस्टम का कितना बन रहा है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो क्या करोगे, यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, एडिटिविटी प्रॉपर्टी यूज करोगे। सो वी कैन से आवर टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू +1 +2 -3 +4 -5 इज इक्वल टू कितना बनेगा, -1 यूनिट। वेरी गुड, राइट। तो हमारे पास में सिस्टम का टोटल या फिर नेट चार्ज कितना हो गया, -1 यूनिट हो गया। सभी को समझ में आया अच्छे से, ठीक है ना। इससे बेस्ड अगला क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। यानी कि एक 1 कूलम चार्ज में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बन रहा है। जैसे वहां पर पूछा था ना आपसे 100 रुपया, तो 100 रुपए में कितने 1 रुपए के सिक्के हैं, 100 सिक्के। उसी तरह से 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे आप, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, थर्ड वाली कौन सी थी, क्वांटाइजेशन, ठीक है। साथ साथ लिख रहे हो ना, स्पीड बना के रखना, राइट। तो यहां पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे Q इज इक्वल टू एनी। तो टोटल चार्ज Q ये हमारा कितना है, कितना है 1 कूलम है, और ये टोटल नंबर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है ये हमको फाइंड करना है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। देयरफॉर वी कैन से आवर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम इज इक्वल टू, इसको यहां पर अब डिवाइड में डाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहां पर आपको मैथ से इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इनफैक्ट ये हमारा एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, राइट। इस चीज को, इस वैल्यू को याद रख लेना आप, ठीक है। वैसे कैलकुलेशन करके इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, लेकिन ये आपसे अक्सर पूछा जाता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स बना के चार्ज बनेगा। तो कितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सभी को समझ में आई है अच्छे से, ठीक है। नोट डाउन कर रहे हो साथ साथ, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, दैट इज आवर कूलम्स लॉ। सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है, पक्का ना। राइट, कूलम लो, लेट अस से हमारे पास में 2 चार्जेस हैं, ये इस प्रकार से। लेट अस से ये हमारा Q1 चार्ज है और ये आपका Q2 चार्ज है, और इनके बीच में एक हमारी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, एंड लेट अस से दिस डिस्टेंस टू बी R। तो यहां पर ये Q1 चार्ज Q2 के ऊपर में एक फोर्स लगाएगा। अगर हम लोग इनका नेचर दोनों का सेम कंसीडर करें, मान लीजिए दोनों ही हमारे पॉजिटिव है, तो कैसे फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो Q1 जो है ये Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट।
तो ये यहां पर इसके लेफ्ट की तरफ लगाएगा कि राइट की तरफ लगाएगा? हाँ, क्या क्या पता, रिपल्सिव फोर्स रहेगा ना, तो यहां पर Q1 Q2 को धक्का देगा, तो कैसे जाएगा ये आपका राइट की तरफ जाएगा। और उसी तरह से Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा तो Q1 किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो यहां पर ये इस तरह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। सो और इनका ऊपर में जो फोर्स रहेगा वो सेम इन मैग्नीट्यूड रहेगा या फिर अलग रहेगा मैग्नीट्यूड वाइज? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बिकॉज इट विल सेटिस्फाई आवर न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि जितना Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट। तो यानी कि दोनों के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज कैसे रहेंगे, ऑपोजिट रहेंगे। सभी को समझ में आ रहा है, राइट। सो अब कूलम्ब्स लॉ हमारा क्या कहता है कि ये जो हमारा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन पे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन पे। सो वी कैन से F is directly proportional to Q1 into Q2 and inversely proportional to the R square। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लोग एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, दैट इज K। सो इट विल बी K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां पर K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्लेस करके क्या आया हमारे पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हमारा मीडियम एयर है तो, राइट। और आगे हो जाएगा ये Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू, दैट इज K, जो कि हमारे पास में क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट निकालने में दिक्कत तो नहीं होती ना, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करोगे आप, सिंपली K, ठीक है ना, यहां पर इसमें डिवाइड करोगे तो फोर्स न्यूटन में, चार्जेस आपका कूलम में, तो आपका पर कूलम स्क्वायर ये R स्क्वायर मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही है सभी को बात। और यहां पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो ये हमने देख लिया कूलम्ब्स लॉ, लेकिन ये हमने देखा सिंपली आपका इसका मैग्नीट्यूड। अब बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म की। सो अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हमारा डायग्राम एक बार फिर से देख लेंगे इसको। ये हमारा Q1 था, ये आपका Q2 था, ये Q1 है, ये आपका Q2 है, और इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन थी हमारी R थी, और R तो R स्क्वायर तो फॉर्मूले में आ जाता है ना, राइट। और ये डिस्टेंस हमारी R थी। तो यहां पर ये Q2 के ऊपर में Q1 फोर्स लगा रहा है, राइट, और ये कैसे लग रहा है आपका राइट की तरफ। इस फोर्स को अब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज फोर्स ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। तो इसको हम लोग बताएंगे F21 से। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। और इसी तरह से Q2 जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट, और इसको हम लोग बताएंगे F12 से, दैट इज फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकंड चार्ज पार्टिकल। अब यहां पर एक डायरेक्शन बता लेंगे। डायरेक्शन किससे बताते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर से, राइट। यूनिट वेक्टर्स के बारे में सुना है आपने। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी या फिर 1, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर की याद रखना, कभी भी कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू 1। क्या होती है इसकी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 1 होती है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताती है। जैसे आप बोर्ड पे देखते हो कि एयरपोर्ट का आपका रास्ता किधर है, तो एक डायरेक्शन से बता दी जाती है ना।
तो ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। यहाँ पर खड़े होके जाके देखोगे यहाँ पर क्या आपका रास्ता मिलेगा, कोई गोपालपुरा की तरफ किधर है, तो वहां पर एक एरो दे दी जाती है, तो ये एरो क्या है हमारी यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन बताई जा रही है। तो यहाँ पर अब अगर हम लोग बताएं कि हमारी जो लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन है, राइट, दैट इज, इसको हम लोग बता लेंगे यूनिट वेक्टर r12 से, r12 कैप से। और इसी प्रकार से हमारी जो राइट वाली जो डायरेक्शन है, राइट, ये राइट वाली डायरेक्शन, इसको हम लोग बताएंगे r21 कैप से। देयरफॉर वी कैन से फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकंड चार्ज पार्टिकल, इनका जो मैग्नीट्यूड है ये सेम ही रहेगा। कितना रहेगा हमारा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। सो इट विल बी Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। और डायरेक्शन F12 की डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ। और लेफ्ट वाली डायरेक्शन हमने किससे बताई है, r12 कैप। तो यहां पर कोई भी वेक्टर को कैसे बताया जाता है, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। तो ये हमने इसका मैग्नीट्यूड बता दिया और डायरेक्शन क्या हो गई है r12 कैप। और इसी तरह से F21 वेक्टर की अगर बात करें तो F21 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज इट विल बी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर अब यहां पर क्या होगा r21 कैप, राइट। सो इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारा r21 कैप। और यहां पर ये r12 कैप और r21 कैप दोनों सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और दो डायरेक्शन जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है उसको हम लोग कैसे बताएंगे, माइनस साइन से। सो वी कैन से r12 कैप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ r21 कैप। और क्योंकि ये डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। तो ये हमारा कूलम्स लॉ समझ में आया सभी को। और इसका वेक्टर फॉर्म ने हमने देख लिया। तो वेक्टर फॉर्म से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों जो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो कुल मिला के ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए इतना नोट डाउन करें। आगे बढ़े, इसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए प्रोटॉन, सभी लोग देखें, ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड 1.6 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस। एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितनी है हमारी 1.6 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका नेचर क्या होगा। नेचर यानी कि अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। तो यहां पर ये सीधा सीधा एक चीज का तो इसका जवाब दे सकते हो, नेचर। नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट नेचर है तो इनका नेचर कैसा रहेगा, फोर्स का अट्रैक्टिव रहेगा, राइट। थोड़ा जोर से बोलिए, आओ तो जोश, तो बोलो वैसे ही, ठीक है। सीयूटी की तैयारी कर रहे हो ना, सीयूटी निकालना है आपको, उसी तरह से जवाब दो आप, राइट। तो नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। और अब हम लोग इसकी फोर्स की बात करेंगे। तो फोर्स के लिए हमने कूलम्स लॉ का फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर देखा था। और K की वैल्यू क्या थी हमारी 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू, ये चार्जेस कैसे हैं, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और इनके ऊपर में जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन का भी इतना ही चार्ज होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 अपॉन में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है 1.6 सेंटीमीटर। तो 1.6 सेंटीमीटर ये हमारा सीजीएस में है, इसको हम लोग एमकेएस या फिर एसआई यूनिट में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर मीटर में कितना होता है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -2 और इसका हमारा ये होल स्क्वायर, राइट। तो इट विल बी
राइट। न्यूमरेटर अगर हम लोग देखें तो क्या मिल जाएगा हमको, 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर, राइट। सो इट विल बी 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर इंटू ये 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19। तो बताइए कितना हो जाएगा न्यूमरेटर में, 10 की पावर -29 हो जाएगा, अपॉन में ये 1.6 का स्क्वायर, दिस इज 1.6 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, -4 हो जाएगी। तो अब यहां पर ये देखिएगा 1.6 का स्क्वायर और ये 1.6 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, और ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर ये हमारा आंसर हो जाएगा 9, राइट। सो इट विल बी 9 इंटू 10 की पावर -25 न्यूटन। और इनका नेचर कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर रहेगा, राइट। समझ में आई ये, नोट डाउन किया इसे। आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन, राइट। तो यहां पर हमें क्या दिया गया है कि स्मॉल स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम, और एक दूसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी, -0.8 माइक्रोकूलम, और ये एयर में है, और इन दोनों के ऊपर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, एक चार्ज प्लस 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज कितना है, -0.8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 0.2 न्यूटन। फिर यहां से अब हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है, ये हमें पहले पार्ट में पूछा जा रहा है। दूसरा पार्ट में पूछा जा रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, कि दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर में पहले वाले स्फीयर के वजह से फोर्स कितना लग रहा है, राइट। तो यहां पर ये हम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक बार चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद में CU2 के बेस्ड पे हम लोग MCQs करेंगे, राइट। तो ये चीजें जब आप साथ साथ करोगे ना, आपको मैं गारंटी लेता हूं MCQs में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना करते हो, MCQ अच्छे से करते हो, CU2 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन थोड़ा यहाँ पर ढीले ढाले बैठे रहे, ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना, मजाक मस्ती में उड़ा दी, तो कोई मतलब नहीं आएगा। चीजें जो समझा रहा हूं अच्छे समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है। तो यहां पर कंसेप्ट आपको पता चल गया, न्यूमेरिकल से डर तो नहीं लग रहा है ना अभी आपको, सिंपल लग रहा है ना, चीजें एकदम सिंपल चीजें। और इसी तरह से पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक चीजें सिंपल ही रहने वाली है। बस आपको अपना अटेंशन अच्छे से पे करना है और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, राइट। सभी लोग बूस्टेड हो CUT के लिए। चलिए यहां पर देख लिया आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपका क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। तो सबसे पहले पार्ट में हमको इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना। फोर्स कैसा है आपका, अट्रैक्टिव फोर्स है, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। सो पहले पार्ट के लिए हम लोग देख रहे हैं, सो इट विल बी फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और यहां पर हमको फाइंड क्या करना है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। यहां से हम लोग ये R स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो वी कैन से R स्क्वायर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में F आ जाएगा, वेरी गुड। अब यहां पर K की बात करें तो K का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1, ये पहला वाला चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 0.4 इंटू माइक्रोकूलम है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -6 हो जाएगा। दूसरा वाला चार्ज कितना है हमारा -0.8। तो अब हमको ये माइनस वगैरह नहीं लेना है, प्लस और माइनस सिर्फ और सिर्फ उसका नेचर डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव। दोनों सेम नेचर के रहे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कैसा नेचर रहेगा, रिपल्सिव। नेगेटिव नेगेटिव रहा तो कैसा रहेगा, रिपल्सिव। तो यहां पर अब फॉर्मूले में वो पॉजिटिव नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा चार्ज है हमारा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है हमारा ये फोर्स कितना है 0.2 है।
तो अब यहां पर ये 0.2 और ये 0.4 को कैंसिल आउट करके आपका ये 2 आ जाएगा, और अब इसको पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व करके हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहां पर इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2 यानी कि 18 इंटू 0.8, सो इट विल बी 18 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर कितनी होगी बताइएगा? 6 ये आपकी 12 होगी, -12 और ये 9 कितनी आ जाएगी? 10 की पावर -3। वेरी गुड। 18 इंटू 0.8 ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 14.4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल्स टू, राइट। अब यहां पर इस पॉइंट को हटा लेते हैं तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 144 इंटू 10 की पावर -4। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहां पर देखिएगा स्क्वायर है, बाद में इसका अंडर रूट लेंगे तब जाके हमको आर की वैल्यू मिलेगी ना, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का होता है। इसीलिए हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि हमारा आर की जो वैल्यू है आर विल बी इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -2। वेरी गुड। तो ये आ गया हमारा मीटर में। अब 10 की पावर -2 मीटर है, इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में बोले तो 10 की पावर -2 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इट विल बी 12 सेंटीमीटर, अगर आपको सेंटीमीटर में ऑप्शन में दिया जाए तो, राइट। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा था हमारा कि यहां पर व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, ठीक है। दूसरे वाले स्फीयर के ऊपर में पहले वाले स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है? सेम यही रहेगा ना, मैग्नीट्यूड तो वाइज तो सेम रहेगा, और नेचर कैसा रहेगा इसका? अट्रैक्टिव रहेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैग्नीट्यूड वाइज F12 इज इक्वल टू F21। अगर इसके ऊपर में ये वेक्टर साइन नहीं लगाया होता है तो सिंपली क्या होता है? ये मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू F21, और ये हमारे पास में कितना है? 0.4 माइक्रोकूलम, राइट। सो इट विल बी 0.4 माइक्रोकूलम, और इसका नेचर कैसा है हमारा? अट्रैक्टिव, राइट। आशीष समझ में आ रहा है आपको? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए नोट डाउन करिएगा इसे। आगे बढ़े, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। लेट अस से हमारे पास में एक सिस्टम है जिसमें n नंबर ऑफ चार्जेस है, राइट। ये कुछ इस प्रकार से, इस तरीके से। लेट अस से ये हमारा Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये आपका Q4 चार्ज है, और इस तरीके से ये हमारा Qnth चार्ज। और इनकी, राइट, और यहां पर हम लोग एक और चार्ज बना लेंगे सेंटर पे, ये इस प्रकार से। और इनकी हर एक की जो दूरी है, राइट, लेट अस से Q1 की जो यहां पर इस चार्ज से दूरी है ये हमारी R1 है, ये इस प्रकार से। Q2 की जो यहां से दूरी है ये हमारी R2 है। Q3 की इसके से जो दूरी है वो हमारी R3 है। Q4 की जो यहां से दूरी है वो हमारी R4 है, और Qn की जो यहां से दूरी है वो हमारी Rn है। तो यहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि ये सभी चार्जेस इस बीच वाले चार्जेस के ऊपर में कितना फोर्स लगाएगा, राइट, तो ये सभी चार्जेस, राइट, इंडिविजुअली हर एक अपना योगदान देंगे फोर्स लगाने में। ये Q1 चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q3 चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q4 चार्ज भी लगाएगा, और Qn चार्ज भी लगाएगा। यानी कि सभी चार्जेस इंडिविजुअली अपना फोर्सेस लगाएंगे, और इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा, फोर्स हमारा कैसा है? वेक्टर या फिर स्केलर?
वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स जो इस चार्ज के ऊपर बनेगा इट विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, यानी कि सभी इंडिविजुअल चार्जेस जो उस चार्ज के ऊपर में फोर्स लगा रहे हैं उन सबका वेक्टर एडिशन होगा, राइट। तो यहां पर मान लीजिए कि सभी सेम नेचर के, ठीक है, ये हमारा Q1 मतलब सभी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव ले लो, तो ये हमारा कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और ये कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएगा। इसी प्रकार से ये हमारा Q2 फोर्स भी इसके ऊपर ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, राइट। फिर Q3 ये भी इसके ऊपर में इस तरीके से रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, Q फोर्स ये भी इसके ऊपर में ये इस प्रकार से रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और फाइनली QNH चार्ज जो है वो भी इसके ऊपर में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। और यहां पर लेट अस से कि Q1 जो ये फोर्स लगा रहा है ये हमारा इसके ऊपर में F1 वेक्टर फोर्स लगा रहा है, Q2 जो चार्ज है वो इसके ऊपर लेट अस से F2 वेक्टर फोर्स लगा रहा है, फिर Q3 ये लेट अस से हमारा इसके ऊपर में F3 वेक्टर फोर्स लगा रहा है, QNH ये इसके ऊपर में जो सेंटर पे चार्ज है इसके ऊपर में लेट अस से हमारा ये F फोर्स वेक्टर फोर्स लगा रहा है, और इसी तरह से ये QNH वाला जो चार्ज है वो इसके ऊपर में FN वेक्टर फोर्स लगाएगा। तो यहां पर ये सभी चार्जेस की वजह से जो यहाँ पर फोर्स बनेगा ये क्या होगा, इन सभी का वेक्टर एडिशन, और यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, राइट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फोर्सेस के लिए भी अवेलेबल एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एप्लीकेबल है, और चार्जेस के लिए भी एप्लीकेबल है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है सिंपली एडिशन, यानी कि उस कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है इन सभी का क्या है, वेक्टर एडिशन। या फिर इसको अदर टर्म्स में बोला जा सकता है कि कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस रहेगा, यानी कि अगर हमारे पास में सिस्टम में दो चार्जेस हैं, एक फोर्स जितना दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा वो सिस्टम में चाहे बाकी और चार्जेस हो या ना हो वो तो उतना फोर्स लगाएगा तो लगाएगा ही लगाएगा, उसको बाकी चार्जेस से मतलब नहीं है। और इसी तरह से जैसे जैसे चार्जेस सिस्टम में जुड़ते जाएंगे वो अपना फोर्सेस का योगदान देते रहेंगे, और पूरा कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्सेस का टोटल योगदान कितना हो जाएगा, सभी का वेक्टर एडिशन। यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आई ये चीज? तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सो वी कैन से फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो यहां पर जो नेट फोर्स लगेगा जो सेंटर में चार्ज है, लेट अस से इसको हम लोग F वेक्टर से बता रहे हैं, सो F वेक्टर विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर टिल आपका Fn वेक्टर। तो ये आपको समझ में आया फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, अच्छे से समझ में आया, राइट। तो यहां पर इससे बेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। आगे बढ़े, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इक्वल चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट x इज इक्वल टू 0 2 4 8 16 सेंटीमीटर ऑन x एक्सिस। हमारे पास दिया गया, हमारे पास में सभी जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, कितना है 20 माइक्रोकूलम है, और इनको रखा गया है x इज इक्वल टू 0 4 2 4 8 और 16 सेंटीमीटर पे x एक्सिस पे, यानी कि एक लाइन में रखे गए। फिर बोला गया कि फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज है उसके ऊपर में नेट फोर्स कितना लगेगा ये हमसे पूछा गया। समझ में आ रही है बात, राइट। तो यहां पर हमारी सिचुएशन को एक बार समझते हैं।
तो यहां पर ये हमारा स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस के अलोंग में चार्जेस रखे गए हैं। तो एक हमारा x इज इक्वल टू 0 पे, फिर x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 4 पे, x इज इक्वल टू 8 पे है, और एक हमारा x इज इक्वल टू 16 पे। और इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है हमारा 20 माइक्रोकूलम। यानी कि जो हमारा x इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, फिर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 माइक्रोकूलम। x इज इक्वल टू 4 पे जो है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी हमारा 20 माइक्रोकूलम है। 8 सेंटीमीटर पे जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 माइक्रोकूलम। और लास्ट वाला जो चार्ज है x इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर पे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 माइक्रोकूलम। और अल्टीमेटली हमें फोर्स जो है वो कौन से चार्ज के ऊपर पूछा जा रहा है, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे जो चार्ज है, जो 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसके ऊपर में बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रहा है वो कितना हो, ये हमसे पूछा जा रहा है। राइट, तो अब देखिएगा सभी चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। राइट, x इज इक्वल टू 2 और ये 2 और ये 4 इनके बीच में सेपरेशन कितना है, इसमें 2 सेंटीमीटर में, इसमें 2 सेंटीमीटर में। अब x इज इक्वल टू 0 वाला जो चार्ज है वो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर में राइट की तरफ फोर्स लगाएगा कि लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, अरे दोनों सेम चार्जेस है ना, कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगाएगा। तो रिपल्सिव अगर ये लगा रहा है तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा या राइट की तरफ फोर्स लगेगा, हाँ? ये x इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज है वो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर में राइट की तरफ फोर्स लगाएगा कि लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ लगाएगा ना, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर ये जो फोर्स लगाएगा वो आपका राइट की तरफ लगेगा। तो यानी कि ये कुछ इस प्रकार से लगेगा, इसको हम लोग F0 बोल लेते हैं। इसी तरह से x इज इक्वल टू 4 पे जो चार्ज है वो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर में लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा कि या फिर राइट की तरफ लगाएगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। यानी कि ये फोर्स कैसा लगेगा हमारा, सेम इस तरह से लेफ्ट की तरफ, इसको हम लोग F4 बोलेंगे। इसी तरह से x इज इक्वल टू 8 पे जो चार्ज है वो x इज इक्वल टू 2 के ऊपर में लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा कि राइट की तरफ लगाएगा, लेफ्ट की तरफ ही लगाएगा। राइट, इसको हम लोग F8 बोल लेंगे। फिर x इज इक्वल टू 16 के ऊपर जो चार्ज है वो इसके ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, राइट की तरफ लगाएगा, लेफ्ट की तरफ लगाएगा। तो ये इस प्रकार से, इसको हम लोग F16 बोल लेंगे। अब यहां पर आप नोटिस करिएगा कि मैंने यहां पर एरो में थोड़ा चेंजेस दिखाए, कुछ एरोस बड़े हैं, कुछ एरोस छोटे हैं। ये एरोस इनका मैग्नीट्यूड बता रहा है, एरो डायरेक्शन बता रहा है और उनका मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। तो यहां पर x इज इक्वल टू 0, राइट, 2 से कितनी दूरी पे, 2 सेंटीमीटर पे, 2 और ये 4 दूरी कितनी है, 2 है, दूरी सेम है। तो दूरी सेम है, चार्जेस सेम है, तो एक दूसरा ये जो मैग्नीट्यूड रहेगा F4 F0 का सेम होगा। और यहां पर हमको x इज इक्वल टू 2 के ऊपर में जो चार्ज है इसके ऊपर में नेट फोर्स पूछा जा रहा है। राइट, इन सभी का वेक्टर एडिशन करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये F4 और F0 अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पर फोर्सेस कौन सा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ F8 और F16। तो ये दोनों फोर्सेस ही ऐड होके इसके ऊपर नेट फोर्स बनाएगा। राइट, दुर्गेश समझ में आ रहा है पक्का? राइट, तो यहां पर F2 के ऊपर में जो नेट फोर्स बनेगा फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन से इट विल बी F2 इज इक्वल टू F0 प्लस F4 प्लस F8 प्लस F16। और यहां पर F0 और F4 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास जो फोर्स बचेगा वो कौन सा बचेगा, F8 और F16। तो यहां पर इसको हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू K, चार्जेस सेम है तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में ये R8 की यहां से दूरी, ठीक है, प्लस ये आपका K इंटू Q स्क्वायर अपॉन में R16 का स्क्वायर, यानी कि यहां पर इनकी आपस की दूरी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं नाम से। अब यहां पर दोनों टर्म्स में देखो K Q स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q हमारा कितना है 20 माइक्रोकूलम, और इसका स्क्वायर लेना है हमको, और इसको हम लोग SI में लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर -6,
और ये इसका स्क्वायर इनटू में, ठीक है, 1 में R8 का स्क्वायर। R8 का मतलब क्या है, 2 और ये 8 की बीच की दूरी, 2 और 8 के बीच की दूरी कितनी हो गई, 6 हो गई, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 6 × 10⁻² का होल स्क्वायर। प्लस इसी तरह से अगला वाला कौन सा हमारा, ये 2 और ये 16 के बीच की दूरी कितनी है हमारी, कितनी है, अरे इतना तो बताओ, 14 सेंटीमीटर। तो इट विल बी 14 × 10⁻² का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 9 × राइट 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 400 इंटू ये हमारा 10⁻9 इंटू ये कितना हो जाएगा 10⁻−12 हो जाएगा। और ये देखो ये कैलकुलेशन आपको भले ही आपकी बड़ी दिख रही होगी, लेकिन इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, यहां से हम लोग 2 का स्क्वायर यानी कि 4 को कॉमन ले लो और ये 10⁻−2 का होल स्क्वायर यहां से पूरे दोनों से कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 × 10⁻−4 इंटू राइट क्या बचेगा आपका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। फिर यहां से क्या बचेगा 2 अगर हमने कॉमन लिया तो 7 बचेगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा राइट। तो इस प्रकार से, और अब हम लोग यहाँ पर ये 4 और ये 400 को कैंसिल आउट होके ये क्या आ जाएगा हमारा 100 राइट। और इट विल बी ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू देखिए ये 10 की पावर की अगर हम लोग बात करें तो 10 की पावर ये ऊपर में लोगे आपका +4 हो जाएगा, 10⁻−12 और ये 10⁻2 यानी कि टोटल कितना आ जाएगा हमारा 10⁻3 इंटू इन दोनों टर्म्स का एलसीएम तो ये आ जाएगा हमारा 9 + 49 अपॉन में 9 × 49। और अब हम लोग यहाँ पर ये 9 से 9 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमरेटर में बन जाएगा कितना आएगा 9 + 49 दैट इज इक्वल टू 58 इंटू 10⁻3 अपॉन में ये आपका 49 राइट इज इक्वल टू इसका कैलकुलेशन जब आप करोगे दैट इज 58 अपॉन में 49 ये आएगा हमारा 1.18 इंटू 10⁻3 न्यूटन। और अब इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें तो नेट फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ आएगी। तो फोर्स की अगर आपसे डायरेक्शन पूछा जाए तो आप यहां पर बता देना कि ये जो हमारा फोर्स है वो लेफ्ट की तरफ है। इस प्रकार से समझ में आई ये, अच्छे से नोट डाउन कर रहे हो या फिर पीडीएफ का वेट करोगे, हैं तुरंत करना, कोई डिले मत रखना। ये सोचोगे ना कि भाई अभी नहीं समझ में आया पीडीएफ से देख लेंगे बाद में कर लेंगे, बाद का बाद ही रह जाता है। जितनी चीज आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में कर सकते हो ना उसको आप बाद में तो नहीं कर सकते, क्योंकि बाद में भी कोई और काम होगा ना आपका, तो दो कामों के बीच में आप क्लैश क्यों करोगे। जितना हो सके यहाँ पर एक ही चीज के लिए बैठे होगा ना पढ़ाई के लिए तो एकदम अच्छे से करना, कोई भी चीज प्रोक्रास्टिनेट या फिर आगे भविष्य के लिए मत छोड़ना। जितना हो सके क्लास में ही करो, यहाँ पर ही पढ़ो, यहाँ पर सीखो, फॉर्मूलेज यहीं पर याद करो, न्यूमेरिकल्स भी यहीं करो, ठीक है ना। यहाँ पर जो किया तो फाइनल है, घर जाके बस आपका रिवीजन है। घर जाके ऐसे मत करना कि सर ने वो पीडीएफ भेज दिए तो हम लोग वहां पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। सर ने वो भेज दिया फिर वहां पर कोई चीज नहीं समझ में आई तो क्लास के मतलब दूसरे दिन पूछ लेंगे, ठीक है ना। भले ही देखो क्लास चल रही है, एक बार को नॉर्मल आपसे अगर नई चीज समझ में आती है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन है तो आफ्टर दी क्लास हम लोग कवर कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए इसी रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि 2 फिक्स चार्जेस +4q एंड +q आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट। हमारे पास में दो चार्जेस हैं +4q और +q, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है हमारी 3 मीटर की दूरी है। फिर बोला गया है एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस ए थर्ड चार्ज +q मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। इन दोनों के बीच में
एक तीसरा चार्ज प्लस क्यू कितनी दूरी पे रखना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे यानी कि आपका कोई भी चार्ज अगर लें उसके ऊपर नेट फोर्स हमको 0 मिलना चाहिए। राइट, क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? यहां पर इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं हमारी सिचुएशन को। राइट, तो यहां पर उसका नेचर हम लोग देखेंगे। ये आपका हाँ प्लस क्यू ही रहेगा। राइट, क्योंकि यहां पर बोला कि सिर्फ उसके लिए वो आपका इक्विलिब्रियम पे, पूरा सिस्टम नहीं। राइट, प्लस क्यू मस्ट बी प्लेस टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तो प्लस क्यू, राइट, ये हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं। तो पहला वाला चार्ज, राइट, लेट अस से ये हमारा Q1 चार्ज है और एक हमारा दूसरा चार्ज है Q2 जिसका मैग्नीट्यूड हमें Q दिया गया है। राइट, और एक हमारा तीसरा चार्ज है, इन दोनों के बीच में कहीं है, तो उसकी इन दोनों चार्जेस से दूरी कितनी है ये हमसे पूछी जा रही है। तो ये हमारी जो टोटल दूरी है, राइट, दैट इज पहला वाला चार्ज दैट इज Q1 इज इक्वल टू 4Q और दूसरा वाला चार्ज Q2 इज इक्वल टू ये हमारा Q है, तीसरा वाला चार्ज Q3 इज इक्वल टू ये हमारा Q है। तो इस Q3 चार्ज की, ठीक है ना, Q1 से कितनी दूरी है और Q2 से कितनी दूरी है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसा आपके पास में सवाल आता है तो ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो ये चार्ज है हमेशा ही जो चार्ज छोटा है उसके करीब होता है। क्या रहेगा? जो चार्ज आपका छोटा है उसके करीब होगा, यानी कि ये Q3 जो है वो Q2 के करीब है कंपैरिजन टू Q1। राइट, तो यहां पर ये Q1 चार्ज Q3 चार्ज के ऊपर में फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव? कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो लेट अस से ये आपका रिपल्सिव फोर्स इस तरीके से राइट डायरेक्शन में लगा रहा है और इसको हम लोग F1 से बता लेंगे। और इसी तरह से हमारा जो Q2 चार्ज है वो भी इसके ऊपर में रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लेफ्ट की तरफ। लेट अस से दिस टू बी F2। राइट, और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है यानी कि F1 F2 के बराबर होगा और हमें ये बताई गई है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है टोटल Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है वो कितनी हमें बताई गई है? 3 मीटर की दूरी बताई गई है। तो अगर हम लोग Q2 और Q3 की बीच की दूरी को x माने तो जो ये रिमेनिंग दूरी है Q1 और Q3 के बीच में ये हमारी कितनी हो जाएगी? 3 माइनस एक्स। वेरी गुड, तो ये हो गई हमारी 3 माइनस एक्स। राइट, अब हमें ये दिया गया है कि ये दोनों मतलब ये जो चार्ज है ये इक्विलिब्रियम पे, यानी कि F1 की जो वैल्यू है वो F2 के बराबर है। सो वी कैन से F1 इज इक्वल टू F2 और बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है? ये x और 3 माइनस एक्स फाइंड करना है। राइट, सो F1 की बात करें तो F1 यानी कि Q1 जो Q3 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। राइट, तो कूलम्स लॉ से हमें ये पता है ये क्या हो जाएगा हमारा? Q1 इंटू Q3 अपॉन में इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? इसी तरह से F2 की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा? K Q2 Q3 अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी x है तो ये आ जाएगा हमारा x का स्क्वायर। अब यहां पर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K से K को कैंसिल आउट करते हैं, Q3 से Q3 को कैंसिल आउट करते हैं। Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4Q है अपॉन में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतनी जल्दी नहीं है, ठीक है। Q2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? Q है अपॉन में ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर। और अब हम लोग यहां पर ये Q से Q को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड में हम लोग अंडर रूट ले सकते हैं ताकि ये स्क्वायर टर्म हट जाए। तो 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और नीचे में ये क्या आ जाएगा हमारा? 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा? 2x इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स
और यहां पर ये माइनस एक्स को लेफ्ट की तरफ ले लो तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3, राइट। और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3/3, यानी कि क्या आ जाएगा 1 मीटर। तो x अगर हमारा 1 है तो 3 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। इतना ये समझ में आया। अब ये तो हो गया हमारा एक तरीका, राइट। दूसरा तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीके पे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बड़े डायरेक्ट वे से भी कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय, इन जनरल इट इज दो चार्जेस के बीच में k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। हमें तो r दूरी चाहिए ना, r चाहिए, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k q1 q2 अपॉन f हो गया। अब यहां पर, ठीक है, यहां पर दोनों चार्जेस के लिए F1 और F2 सेम है, ठीक है, यानी कि F हमारा कांस्टेंट है, K हमारा कांस्टेंट है। दोनों चार्जेस के बीच में चार्ज कौन सा है ये Q3, यानी कि एक चार्ज कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ R की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है हमारी, एक Q चार्ज के ऊपर में डिपेंड कर रही है, राइट। सो वी कैन से आवर R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ Q, क्योंकि पूरा अंडर रूट में चल रहा है। समझ में आई ये चीज, समझ में आई कि नहीं आई। यहां पर एक चार्ज तो सभी में ये है ना, दोनों के लिए देखो, आपका ये Q चार्ज तो है ही आपका। तो अल्टीमेटली R की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज की हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे दूरी की बात कर रहे हैं, उसी के डायरेक्टली अंडर रूट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है, राइट, x की वैल्यू यानी कि ये वाली x इज इक्वल टू किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये आपका, ठीक है ना, इसके ऊपर जो ये चार्ज है, राइट। तो x अपॉन में ये टोटल दूरी की अगर हम लोग बात करें, x अपॉन में टोटल दूरी हमारी कितनी है r, यानी कि 3 मीटर। तो x अपॉन में r, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट विल बी इक्वल टू रूट Q2 अपॉन में टोटल चार्जेस का सम, क्योंकि हम लोग टोटल दूरी की बात कर रहे हैं ना उसी के करस्पॉन्डिंग, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इनटू इन दोनों के बीच की, बताता हूं, Q2 इनटू इन दोनों के बीच की टोटल दूरी, राइट। इसको यूं समझ लो आप, ठीक है, यानी कि ये वाली जो दूरी हमारी क्या है, हमारी x है, टोटल दूरी कितनी है हमारी r है, इज इक्वल टू x की दूरी की जो करस्पॉन्डिंग चार्ज है वो कितना है हमारा Q2 है, रूट Q2 अपॉन में, ठीक है ना। बेसिकली हम लोग ऐसे करते हैं ना, x अपॉन में 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ ये आपका Q1। तो ये आपका रेशियो चल रहा है। तो टोटल ये जो चीज है वो कितनी है, x प्लस 3 माइनस एक्स करें तो 3 हमें मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि टोटल जो कितना है हमारे पास में जो 3 है वो बेसिकली यानी कि r हम लोग बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, ठीक है ना। तो इसी को ही यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये x अपॉन में जो r है सीधा मैंने x ले लिया ना। अभी बात समझ में आई है ना, समझ में आई ना ये चीज। तो क्या हो गया हमारे पास में अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इनटू टोटल इन दोनों के बीच की दूरी इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q2 की वैल्यू कितनी है हमारी Q है, अपॉन में Q1 कितना है हमारे पास में 4Q है, प्लस अंडर रूट में Q है इनटू R, यानी कि टोटल दूरी इज 3। अब यहां से पूरे से हम लोग ये Q को कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो अब ये हमारा टर्म क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1, यानी कि सिंपली आपका 1 हो गया, अपॉन में ये अंडर रूट ऑफ 4 यानी कि 2 बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 3 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 1 अपॉन में 3 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आया हमारा 1 मीटर आया। तो यानी कि यहां पर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2 इंटू R,
ठीक है, ये आपका एकदम शॉर्टकट और डायरेक्ट तरीका। इससे आपको जरूर फील आई होगी, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फटाफट इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ये वाला तरीका अपना सकते हो। सेम यही तरीका आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी रहेगा। ऐसा थोड़ा वैल्यूज को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन बनेगा, उसमें हम लोग जरूर इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, ताकि चाहे आपका इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो, कंसेप्ट आपका यही रहने वाला। ठीक है, समझ में आई ये बात? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, नोट डाउन किया ये अच्छे से। आशीष समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि 4 चार्जेस कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर केप्ट एट दी 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एज शोन बिलो। ठीक है, तो हमारे पास में 4 चार्जेस हैं, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। इनको एक स्क्वायर के कॉर्नर्स में रखे गए और ये हमें फिगर दिया गया। What is the relation between capital Q and small q so that the net force on charge small q is 0? तो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में क्या रिलेशन होगी, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में मैग्नीट्यूड वाइज क्या रिलेशन है और इनके नेचर वाइज क्या रिलेशन है, ये हमें बताना है। राइट, तो यहां पर ये हमें बताया गया है कि नेट फोर्स स्मॉल q चार्ज के ऊपर 0 है, यानी कि इसके ऊपर जो टोटल फोर्स है वो हमारा 0 है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से टोटल फोर्स हमारा निकल के आता है और ये टोटल फोर्स कितना बताया गया है हमारा? 0 बताया गया है। तो यहां पर इसको थोड़ा डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट अस से ये हमारा गिवन स्क्वायर है और इसमें ये 2 कोनों पे हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, इस तरीके से। इन दोनों का नेचर सेम है, कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। फिर दूसरे 2 कोनों पे ये हमारे स्मॉल क्यू के चार्जेस हैं, इस प्रकार से। ये हमारा कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है, ये हमारा स्मॉल क्यू है और ये हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है। स्क्वायर है और हर एक की साइड जो लेंथ है, राइट, तो सेम रहेगी। तो इसको हम लोग ये डी ले लेते हैं और इसी प्रकार से ये वाली जो दूरी है ये भी हमारी डी रहेगी। अब यहां पर ठीक है ना, ये स्मॉल क्यू और ये स्मॉल क्यू दोनों सेम नेचर के हैं, तो फोर्स कैसे लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, राइट। यानी कि नेचर, लेकिन ये स्मॉल क्यू दिया है ना, नेचर तो हमें स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में देखना है। तो स्मॉल क्यू ये तो सेम नेचर के हुए, तो ये फोर्स कैसे लगाएगा? रिपल्सिव लगाएगा। अब इस रिपल्सिव फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स बनना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये कैपिटल क्यू और ये कैपिटल क्यू, इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे उनका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो इस फोर्स के अपोजिट में होना चाहिए और मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम होना चाहिए। तो यहां पर ये देखिए, ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये क्यू है, यानी कि ये दोनों इसके ऊपर में अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, ये इस तरीके से अपोजिट ये फोर्स लगाएगा। ये कैपिटल क्यू इसके ऊपर में इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही बात, राइट। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहेगा, इन दोनों का जो ये रिजल्टेंट रहेगा, वेक्टर सम करके ये हमको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। लेट अस से कि ये हमारा F फोर्स है, ये F फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हमारा F1 फोर्स है और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये हमारा F2 फोर्स ले लो।
तो क्योंकि ये स्मॉल क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम पे है, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 है, यानी कि कहा जा सकता है कि F1 F2 के बराबर, राइट। सो हियर वी कैन से F1 इज इक्वल टू F2। वो तो नेचर के लिए देखते हैं ना, अपोजिट मतलब माइनस आपकी डायरेक्शन बता देगी अपोजिट में, वो हमको डायग्राम में दिख रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, राइट। और यहां पर ये F1 इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी कि ये F है, ये F है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये क्या हो जाएगा F1 अंडर रूट ऑफ F, रूट 2F हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से आवर F1 इज इक्वल टू रूट 2F इज इक्वल टू F2 के बराबर, ध्यान देना आप, ठीक है। F की अगर बात करें तो यानी कि ये क्या है F, Q और कैपिटल Q के बीच का फोर्स, तो ये हमारा रूट 2 एज इट इज, और फोर्स कूलम्ब्स लॉ से क्या हो जाएगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन में इन दोनों के बीच की दूरी दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर इज इक्वल टू F2 के लिए, राइट। F2 किससे हो रहा है आपका, स्मॉल q जो चार्ज फोर्स लगा रहा है, ये जो दूरी है ये कितनी है हमारी, रूट 2d हो जाएगी, ये d है, ये d है, तो ये हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, रूट 2d हो जाएगी। सो इट विल बी k इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में रूट 2d का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग ये k से k को कैंसिल आउट कर सकते हैं, a q से q गया हमारा, ये d स्क्वायर से यहां से d स्क्वायर जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, रूट 2 कैपिटल Q इज इक्वल टू स्मॉल q अपॉन 2, और वी कैन से स्मॉल q इज इक्वल टू 2 रूट 2 कैपिटल Q। तो यहां पर ये दोनों, यहां पर ये सेम नेचर के रिपल्सिव फोर्स था, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेचर की बात करें तो ये इसके अपोजिट नेचर का होना चाहिए, यानी कि अगर स्मॉल q पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो वी कैन से स्मॉल q एंड कैपिटल Q आर ऑफ ऑपोजिट इन नेचर, देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि Q जो होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ 2 रूट 2Q। स्मॉल q तो कैपिटल Q पॉजिटिव होगा, क्यों क्यों ये ऐसा बताया थोड़ी है, ये पूछा गया ना। सो द नेट फोर्स ऑन द चार्ज Q इज, तो तभी तो हम लोग 0 दिया है, तभी तो हम लोग ये कर पा रहे, डिटरमाइन कर पा रहे हैं ना, पजल है ना एक तरीके की, है ना, समझ में आइए। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखें, आई होप आपको सारा अच्छे से समझ में आया, राइट। घर जाके अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, PDF आपको मिल जाएगी, और इसी तरह से अच्छे से CUT की अपनी प्रिपरेशन करिएगा। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू ऑल।